आ रही है आवाज? ठीक है, ओके. So today's lecture is one of the most important topic of this section, neonatal section, and that is neonatal hypoglycemia. हम आयुर्वेद को साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे. ठीक है. हाइपोग्लाइसीमिया कब बोला जाएगा? जब 40 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो उसका ब्लड शुगर है वो होगा. ठीक है. मॉडर्न डेफिनेशन इसको कैसे, और रक्त शर्करा अल्पता बोलते हैं हम उसको, जब वात और पित्त कफ जो है इम्बैलेंस वहां पे होगा. लेकिन मोस्टली यहाँ पर जितना मॉडर्न प्रोस्पेक्ट है वही प्रिवेल करेगा, क्योंकि उसी के बारे में ज्यादातर चीजें जो है सही सही चलती है. ठीक है. फिर उसके बाद रिलेवेंस क्या है? कॉमन एंड सीरियस मेटाबॉलिक इमरजेंसी. बहुत सीरियस मेटाबॉलिक इमरजेंसी है, क्योंकि वहां पे दो ही चीजें सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है. सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ से कोरिलेट करी? वो रोया तो ऑक्सीजन शुरू होगी. और दूसरा उसको क्या चाहिए? सारे सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए ग्लूकोज. ठीक है. तो ये जो ग्लूकोज है अगर ये नहीं मिलता है तो भी समस्या है. ठीक है ना. तो ये इसमें कहा था सीरियस मेटाबॉलिक जो है इमरजेंसी है, और इसकी वजह से क्या सबसे बड़ी चीज आ सकती है? वो है आपके पास या फिर नियोनेटल सीजर्स आ सकते हैं. ठीक है. फिर देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया के इटियोलॉजी या फिर निदान बोले तो क्या क्या हो सकता है? कॉन्जेनाइटल हाइपर इंसुलिनिज्म. एक्चुअली होता क्या है? मदर्स बहुत सारी जो होती है वो इस एज में आकर के या प्रेगनेंसी के दौरान उनको जो है जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, और कई बार अनकंट्रोल्ड होने की वजह से उनको इंसुलिन लेनी पड़ती है, और इसी इंसुलिन के एक्स्ट्रा हो जाने के कारण ब्लड में कभी कभी बच्चों में उनके जो इंसुलिन है वो प्रॉपर तरीके से बनती नहीं है, और वो फिर कॉज करती है आपका जो पीछे वाली बात कही गई है, दैट इज हाइपर इंसुलिनिज्म, है ना, जो उसकी वजह से वहां इम्बैलेंस हो जाता है. ठीक है. फिर कॉन्जेनाइटल सिंड्रोम्स जैसे बैकविट गाइडमैन सिंड्रोम, सॉटर्स कोस्टेलो, बहुत सारे सिंड्रोम्स है जिसमें भी इस तरह की चीजें मिल सकती है. एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोपिट्यूटरिज्म, क्योंकि पिट्यूटरी बहुत सारे जो है ऐसे ग्लूकागॉन और इस तरह के हार्मोन सिक्रीट कर रहा होता है, और एड्रिनल हाइपरप्लाजिया और हाइपोथायराइडिज्म के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है वहां पर. ठीक है. तो जैसे एड्रिनल हाइपरप्लाजिया है, फिर हाइपोथायराइडिज्म. एड्रिनल हाइपरप्लाजिया का काम वहां पे क्या है? कॉर्टिसोल हार्मोन अभी सबको मेंटेन करने के लिए. हाइपोथायराइडिज्म मेटाबॉलिक हार्मोन है, वहां पे थायराइड, T3, T4, TSH का रोल आ जाता है. ये सारा पार्ट किससे रिलेटेड है? ये हमारे मेटाबॉलिक पार्ट से रिलेटेड है. ठीक है. फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोपिट्यूटरिज्म, जहां पर पिट्यूटरी का जो है वो सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता है. फिर एड्रिनल हाइपरप्लाजिया. एड्रिनल हाइपरप्लाजिया आपको वहां पे बढ़ा हुआ जब बहुत सारा वहां हाइपरप्लाजिया की वजह से हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होने लगे. फिर हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म होगा तो भी ये सारी चीजें वहां पर दिखने लगेंगी. फिर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म जो जन्म से ही बिगड़ी हुई है, जैसे कि मैपल सिरप यूरिन डिजीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसफंक्शन, गैलेक्टोसीमिया, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर. ये सारे डिसऑर्डर ऐसे जहां पर ग्लूकोज, फैट, इन सब की मेटाबॉलिज्म जो है वो बिगड़ी हुई है. ओके. तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी. फिर विशेषण ऑफ समानवात और पाचक पित्त की वजह से कहा जाता है कि ये सारी चीजें गड़बड़ हो गई होती है. फिर उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या क्या या फिर क्लिनिकल फीचर्स. तो यदि हम नॉन स्पेसिफिक बोले जिससे हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि ये लक्षण हाइपोग्लाइसीमिया की ही वजह से आया है, तो ऐसे लक्षण कई जगहों पे और भी मिल सकते हैं. ऐसे लक्षणों की बात करें तो एपनिया है, सांस न ले पाना, ग्रंटिंग है, घबराहट होना, टकीपनिया, बहुत तेज सांस लेना, साइनोसिस है. ठीक है. ये सारे लक्षण कैसे हैं ये हमको बताते हैं कि ये स्पेसिफिकली टू दैट पॉइंट नहीं पहुंचते. फिर उसके बाद फीडिंग, पुअर सक एंड फीडिंग डिफिकल्टीज, ये सारे नॉन स्पेसिफिक लक्षण है. इन पुअर सकिंग और जो फीडिंग डिफिकल्टीज है वो कहीं भी आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है उसी में मिलेंगे. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पेसिफिक. लेकिन लक्षण पहले क्या आएंगे? यही सब लक्षण आएंगे. उसके बाद वाइटल्स एंड बिहेवियर, हाइपोथर्मिया मिल सकता है आपको, इरिटेबिलिटी, लेथार्जी एंड कोमा, तीनों चीजें आपको देखने को मिल सकती है. क्या क्या? हाइपोथर्मिया भी मिल सकता है. किसकी वजह से? क्योंकि ग्लूकोज प्रॉपर बन नहीं रहा है, बच्चा धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा पड़ने लगेगा, उसको तो भी गर्मी मेंटेन करने के लिए चाहिए. इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी. ठीक है. और लेथार्जी, कोमा. ठीक है. क्योंकि लेथार्जी क्या, बच्चा वैसे भी नहीं मिल रहा है और लेथार्जी होता चला जा रहा है. न्यूरोलॉजिकल चीजें, अब क्योंकि सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है? वो ग्लूकोज पे डिपेंड कर रही है. तो वो कहा उस ग्लूकोज की वजह से जो हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो भी डिस्टर्ब होने लगेंगे, और उनकी वजह से क्या क्या होगा? ट्रेमर होगा, जेट्रीनेस होगा, सीजर्स मिल सकते हैं, है ना, वीक हाई पिच्ड क्राई, बच्चा एक्सेजरेटेड मोरो रिफ्लेक्स मिल सकते हैं. ये सारे क्या है? न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स की वजह से. स्वेटिंग बहुत हो सकती है. फिर हाइपोग्लाइसीमिया डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे डायग्नोसिस? पहला डायग्नोसिस 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा तब हम, किसके लिए है ये एक नियोनेट के लिए. ठीक है. जबकि बड़ों के अंदर कब बोल सकेंगे? जब हमारा 120-80 का जो है शुगर उससे जाएगा कम, तब हम बोलेंगे हाँ भाई यहाँ पे हम. लेकिन यहाँ बच्चे की बात करोगे जो अभी पहले 48 घंटे की बात कर रहा है, वो 50 mg उसके लिए काफी है. ठीक है. क्योंकि उसने खाना पीना शुरू ही नहीं किया है. जब शुरू करेगा तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगी. फिर उसके बाद अगले 48 घंटे के बाद, पहला 48, फिर आफ्टर 48, 48, उसके बाद क्या हमको मिलेगा? ब्लड ग्लूकोज अगर 60 से कम हो रहा है तो फिर हम हाइपोग्लाइसीमिया मानेंगे. चेक कैसे करोगे? ये बात है ना, वही देख के तो चेक नहीं होगा. सिंपल शुगर की मशीन आती है, आप उसे एक बार चेक कर लीजिए. ठीक है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी, HIE, कब होता है? जब बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन दिमाग में नहीं पहुंचती है, यानी कि हाइपोक्सिक. इस्केमिक, इस्केमिक जब वहां ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं होती है तो इस्कीमिया हो जाता है. सीमिया मतलब सड़न या खराब होना. और एन्सेफेलोपैथी, एन्सेफेलोपैथी बोला जब दिमाग की बात आती है तब एन्सेफेलोपैथी की बात आती है. प्री मैच्योरिटी,
प्री मेच्योरिटी में ये सारी चीजें भी मिल सकती है, बच्चा प्री मेच्योर डेवलप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्री मेच्योरिटी के पहले जो है, हाँ, सेप्सिस। सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड, वहां पे अगर ब्लड का इन्फेक्शन भी आपको मिल रहा है तो भी इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है, सोडियम का ज्यादा होना, ठीक है, हाइपो या हाइपर दोनों केसेस में। फिर उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया, इसके अंदर भी लक्षण सेम लगभग मिलेंगे, इसीलिए सिम्टम को क्या बताया, नॉन स्पेसिफिक। हमारे लिए प्रैक्टिकल बात करें तो सबसे पहला जो लक्षण हमको मिलता है वो बेबी इज नॉट सकिंग प्रॉपर्ली। सेकंड, बेबी इज वेरी मच लेथार्जिक, इज नॉट एक्टिव। तो हमें सबसे पहले यहाँ घंटी बच जाती है कि मामला कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उस समय हम सबसे पहला काम क्या करवाते हैं, वो ये कराते हैं कि बच्चे का शुगर टेस्ट कराते हैं, जो कि इसमें दे दिया। सिस्टर को बोलते हैं, सिस्टर आप एक काम करो, सबसे पहले बच्चे का शुगर आप जो है, जो उसका जो है ठीक है, उसे टेस्ट करो। हाँ, अगर ये इसके बराबर या इसके नीचे आता है तो उसके बाद तुरंत उसको शुगर देने की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को हमको चेक करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी डायग्नोसिस, सिंड्रोमिक डायग्नोसिस, HIE, ये सब बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ये देखा कि किन किन जगहों पे ये सारी चीजें और आई, जैसे कि एड्रेनल इनसफिशिएंसी और टॉक्सिक एक्सपोजर में भी, ऑर्गन फेलियर के अंदर भी ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि लक्षण नॉन स्पेसिफिक आएंगे, आपको डायग्नोसिस खुद से बनानी पड़ेगी। हाइपोग्लाइसीमिया में आपको करना क्या है, आपको फीडिंग पहले घंटे में स्टार्ट करा दीजिए। बच्चा पैदा हुआ, मिठाई बांटने में नहीं लगना है कि भैया मिठाई खाओ, लक्ष्मी आई, महाराज देवता जी आए, ऐसा नहीं करना भाई। पहले बच्चे को क्या पिलाए, दूध पिलाए। और सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है ये गड़बड़, ये होती है जो पहली बार माँ बनी होती है, पहली बार जो बनी होती है उसको खुशी बहुत होती है। माँ को छोड़ो, बाप जो बना होता है, माँ तो बेचारी खेल रही है अंदर, ठीक है। बाप जो बना होता है वो आधा बसी पागल हो जाता है, ठीक। तो वो सोचता है कि किसको मिठाई खिलाओ, उसको ना खिलाओ, कि जल्दी मिठाई लेके आओ कि पहले दूध लेके आओ, ठीक। जो समझ नहीं आता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए भैया, जैसे लड़का पैदा, लड़की पैदा हुई, तुरंत उसको पकड़ा कर जा भाई, तू एक डब्बा लेकर के आ जाए किसका, मिल्क का, क्योंकि बच्चा पहला है, तुरंत मिल्क तो आना नहीं, हमें तो तैयार करके रखना है ना भाई। क्योंकि उसके बाद तो क्या, वो मिठाई बांटने के बाद जो है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वहां पे कौन पकड़ा जाएगा, डॉक्टर पकड़ा जाएगा। इन्होंने प्रॉपर बताया नहीं, इन्होंने प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है, हमको विंड के साथ बहना नहीं है ना, फ्लो के साथ नहीं बहना कि भैया मिठाई तुम्हें बोल रहे तो हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं, साहब मिठाई आएंगे तो अगला काम करेंगे, ठीक है। आप अपना काम करते रहिए, आ गई मिठाई राम राम, और नहीं आई तो घर चलो, ठीक। आपको क्या सबसे पहले देना है, एक पर्ची, पहला बच्चा है पकड़ा देना, वो लाए ना लाए उसकी मर्जी। सिस्टर को बोल देना 20 मिनट के अंदर तुमको दूध पिला देना। अगर दूध नहीं पिला रहा है 20 मिनट के अंदर, आफ्टर उसको देने के बाद पिला। अगर 20 मिनट के अंदर दूध नहीं पिला रहे हैं तो फिर आप फिर से एक पर्ची पकड़ा दो, पर्ची पकड़ाते रहो, क्योंकि अगर वो आप नहीं लाओगे तो आपकी जिम्मेदारी है। सो इसलिए यहाँ पर आपको पहला घंटे के अंदर दूध पिलाना। पहला घंटा मतलब हो गया जब पैदा हुआ उसके पहले, ठीक है। 20 मिनट वाली बात पहले फिर जब हमने उसको दे दिया तब, ठीक है। अब आगे, अब देने में टाइम भी लग सकता है ना, हो सकता है कभी स्टेबल ना हो रहा हो तो हमको समय लग सकता है, तो पहला घंटा सबसे ज्यादा सही है। फिर चेक द ब्लड ग्लूकोज इन द फर्स्ट आवर आफ्टर फीड। जैसे फीड कराया आपने तुरंत आपको क्या देखना है कि उसको प्रॉपर तरीके से जो है उसका ब्लड शुगर नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, देखो अगर बच्चा एक्टिव है, पिंक है, CRT ठीक है, बच्चे का सारे वाइटल्स और टेम्परेचर ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी। वो दिखेगा, गड़बड़ बच्चा दिखेगा, पड़ा रहेगा, लेथार्जिक रहेगा, ठीक है, साइनोज रहेगा, कुछ ना कुछ उसको होता रहेगा, ठीक। तो ब्लड ग्लूकोज अगर आप सही सही चलते जा रहे हैं तो इसकी बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ब्लड ग्लूकोज देखना है, लेकिन जहां में प्रॉब्लम है वहां जरूर देखना है, ठीक। माइंड हाइपोग्लाइसेमिक रहेगा तो क्या करेगा, आपको देना क्या है, 0.5 ml 40% ऑफ द डेक्सट्रोज जेल उसके बक्कल ग्लूकोसा पे जो है वो रब कर देना। देखो ये तो हमने कभी देखा नहीं, सही बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली हमने अभी तक 40% डेक्सट्रोज जेल को यूज किया नहीं है। तो हम क्या करते हैं वो हम बता देते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, जहां पे हमें लगता है कि बच्चे को बहुत देर तक लेबर पेन में रहना पड़ा है या लेबर बड़ी प्रोलॉन्ग हुई है, तो बच्चे का तो टाइमिंग शुरू हो जाता है बाहर आने का, और उसको जितना ज्यादा देर होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का चांस बढ़ जाएगा। आपको क्या करना है, 25% ग्लूकोज की छोटी छोटी शीशी आती है, जस्ट उनको तोड़ना है, सिंपल 5 ml की सिरिंज में भरना है, धीरे 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 उसके मुंह में पुश कर देना, बात खत्म। और कहीं नहीं डालना है, मुंह में धीरे धीरे वो गठर करके पी जाएगा, तुम्हारी टेंशन खत्म। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ ऐसे आते हैं जो एक्चुअली बहुत गरीब होते हैं और कुछ नोटोरियस होते हैं, ठीक है। गरीब और नोटोरियस दोनों चीजों में गरीब, मतलब कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है। आपने पर्ची दी, बोले अरे डॉक्टर साहब सारी चीज तो फ्री मिलती है, आप काय को पर्ची दे रहे हो, ये भी झंझट बहुत होती है, ठीक। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको बहुत अलर्ट रहना। अगर प्रॉब्लम नोटोरियस होने की है, आप भैया एक काम करो, एक जो है 25% ग्लूकोज मंगा के, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत कोई बात नहीं, मंगा लो, वही भैया तुम यही ले आओ, जितने की भी ले आओ, 5 ml की उसमें भरो, धीरे 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 उसके मुंह में डाल दो। 10 से 15 ml का उसका पेट का साइज होता है, तुमने 10 ml या 5 ml दे दिया उसको, ठीक है, क्योंकि वो उतना ही पीता है। पहली डाइट 10 से 15 ml की उसकी होती है, 15 ml भी ज्यादा बता रहे हैं, ठीक। 10 ml अगर तुमने दे दी तो उसकी कम से कम 1 घंटे की 2 घंटे की रिक्वायरमेंट खत्म होगी, ठीक है। आपको अगले 2 घंटे तक वरी नहीं करना है, ठीक। अब बात आती है कि आपने 25% ग्लूकोज देके फ्री हो गए, लेकिन अगर यहीं कहीं पर बच्चा हमने मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम पढ़ा था, तो यहाँ तो हम सिंपल उसको, लेकिन सिरिंज का नीडल निकाल लेना है ना। हाँ हाँ, अरे कोई महान लोग है सर, आपने बताया तो हमने नीडल निकाला, हमने मुंह में घुसा दिया। हाँ, ऐसा नहीं करिएगा कभी, है ना। तो उसका आगे का नीडल निकाल के उसके मुंह में ड्रॉप बाई ड्रॉप डाल देना, वो धीरे धीरे पी लेगा। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका का दूसरी कंडीशन है, हमने उस दिन पढ़ा था मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। MAS के अंदर बड़े सारे चांस होते हैं कि बच्चा या तो दूध
या तो मिकोनियम सक कर गया होगा या मिकोनियम एस्पायर कर गया होगा। दोनों में फर्क है ना। सक करना मतलब पेट में जाना होता है और एस्पायर करने का मतलब लंग्स में जाना है। तो बहुत सीधा बात है कि आपको दोनों का पता होना चाहिए। लेकिन कौन सी चीज कहाँ गई वो हमें तो बताने वाली नहीं है। हमें क्या देखने को मिलेगा? साइन देखने को मिलेगा। साइन और सिम्टम में फर्क क्या है? सिम्टम बच्चा बोल के बताएगा, बच्चा बोलेगा नहीं ना, लेकिन वो बोल के अगर बताता तो वो सिम्टम होता है कि भैया मैंने तो पी लिया, अब मैं क्या करूँ। साइन क्या है कि डॉक्टर देख के बताएगा कि भैया इसने पी लिया है, वो बताए चाहे ना बताए। तो वहाँ कौन तेज ज्यादा है? वहाँ डॉक्टर तेज है, क्योंकि बच्चा तो रोएगा, वो नहीं बताने वाला। ठीक, तो उसके इंतजार में मत रहिए, आपको साइन देखना है। साइन क्या उसमें बताया कि अगर उसका चेस्ट बैरल शेप का हो, स्टेफॉइड शेप का होता है, मतलब इस शेप का होता है, देखो ठीक है, अगर इस शेप के अंदर उसका चेस्ट है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ठीक ठाक ही है। अगर ये चेस्ट का शेप नहीं हो रहा है, चेस्ट का शेप कैसा हो रहा है? कुछ इस तरह का बैरल शेप, जैसे कि जो तोप का पहले गोला होता था ना, जो जिस बैरल में जाता था, वो बैरल शेप जो है, जो आपका बोतल है वो बैरल शेप है, ठीक है। अगर वो शेप का उसका चेस्ट मतलब एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर अब कम हो गया, नहीं सॉरी, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर अब बढ़ गया, लेटरल डायमीटर अब कम हो गया, तो आप समझ लो इसने एस्पायर कर लिया, तो भैया आपकी लगने वाली है वहां पे, ठीक है। आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ठीक, देखो एक छोटे बच्चे में तो यही शब्द का इस्तेमाल है, क्योंकि आपने गलती करी और आप वहां गड़बड़ी हो गई शुरू। तो सीधा सिंपल बात है कि आप वहां पर कोई गड़बड़ी ना करिए, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि वहां कोई मदद नहीं करने वाला भाई। वहां आप ही भगवान हो, वही समझिए कि डॉक्टर साहब तुम जानो, सिस्टर से लेकर के इंटरनी तक ये बोला सर हाँ मैं नहीं जानता, मैं तो वैसे सीखने आया हूँ। ठीक, तो अब बात ये आई करना क्या है, तो आपको सबसे पहले जानना आना चाहिए कि भैया ये बैरल शेड हो गया, यानी इसने कुछ एक्सपायर कर लिया। और अगर पेट फूल गया, ठीक है, पेट उसका ज्यादा उसका डिस्टेंडेड लग रहा है, इसका मतलब उसने क्या किया, उसने सक कर लिया। अब सक वाले केस में हमने क्या कहा था कि आपको एक सिंपल जो है यहाँ से लेके एक जो उसकी नेजोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक नापनी पड़ेगी आपको, और वो जिफाइड तक आप नापोगे, जितनी भी आएगी अच्छे से उसके अंदर लगा के और डाल देना है आपको। पैराफिन जो है लिक्विड पैराफिन से डाल के डाल देना है। धीरे धीरे 25 ml से आप उसके अंदर नॉर्मल और डेक्सट्रोज 5% को डाल के निकालिए और साफ कर दीजिए। ठीक है, जितना डालेंगे डेक्सट्रोज उतना निकाल भी लीजिए, जितना निकालते जाए। अगर आपने 5 ml डाला तो 5 ml निकालिए भी, क्योंकि उसके अंदर उसका पेट तो साइज छोटा है ना भाई, तो उसको आपको निकालते भी जाना। धीरे धीरे वो ग्रीनिश स्टूल जो ग्रीनिश कलर है, अगर वो कन्वर्ट हो जाता है क्लियर फ्लूइड के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि वो लगभग आप क्लियर कर चुके हैं। बस उसी समय आपको क्या करना है, फिर 25% की एक बोतल तोड़नी है और उसमें आपको 10 ml लेके डायरेक्टली पेट में छोड़ देना। जाओगे आप नमस्ते रहो, थोड़ी देर हमको परेशान मत करना। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ तक पहुंच गया। देखो हमने फिर अब हमको क्या करना है कि सिम्प्टोमेटिक सीवियर डेक्सट्रोज में 10% 2 ml पर kg का बोनस दे देना है। 3 साल का 3 किलो का बच्चा हुआ, 3 दूनी 6 ml उसको आपको देने को ये बोल रहे हैं। ठीक है, हम तो कितनी कह रहे हैं, 25% का तो 5 से 10 ml दे दें, तो भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती। ठीक, मॉनिटरिंग चेक ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 10 to 30 ml पोस्ट बोनस जितना दिए हो, ये कब देना है, फिर तत्काल में देना है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया एडवांस्ड सपोर्टिव मैनेजमेंट कंटिन्यूएशन द थेरेपी में क्या करना है, इन्फ्यूजन धीरे धीरे देते रहना है 6 to 8 mg ऑफ ग्लूकोज पर kg पर मिनट, और धीरे धीरे टेपर कर देना है, यानी धीरे धीरे खत्म कर देना है। हाइपर इंसुलिन में आपको ये थोड़ा बड़ी हुई मात्रा में देना है, 12 से 15 mg पर kg पर मिनट। ठीक है, फिर भी बहुत सारी समस्याएं आ रही है, तो हाइड्रोकार्टिसोल और डायऑक्साइड या यहाँ तक आपको फिर नहीं करना है, आपको सिंपल करना भाई, तू जा कोई अच्छे एनआईसीयू को ढूंढो और घर चले जाओ, यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लेवल 1 तक की सुविधा है, लेवल 2 और लेवल 3 फिर उससे टर्शरी हॉस्पिटल्स में मिलने लगता है। लेवल 1 तक हम लेके बच्चे को उसको देख करके उसको सपोर्टिव केयर दे करके आराम से 48 घंटे तक रख सकते हैं, अगर नॉर्मल है तो। नहीं नॉर्मल है तो थोड़ा बहुत हम उसके अंदर चीजें जो है इंटरवेंशन कर सकते हैं, जैसे कि उसको अगर रिससिटेट करना होगा, वो भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, तो भेजना है थोड़ा ऑक्सीजन और ये सब करके उसको फिर भेज देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सुपर हीरो सुपरमैन नहीं बनना है। ठीक है, एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, आपको जितना आता है उतना करिए फिर भेज दीजिए, क्योंकि हर चीज की बाउंड्री सेट होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर और क्या करना है, इंटीग्रेटिव अप्रोच उन्होंने बताया, इमरजेंसी करेक्शन और ब्लड ग्लूकोज ये सब करना है। प्रिवेंटिव और सपोर्टिव रहेगा, आयुर्वेदिक करना है तो वैसे तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी करना है तो हम कर सकते हैं। डाइटरी गाइडलाइंस से लैक्टेटिंग मदर को अच्छा से खाना पीना दीजिए, उसका दूध अच्छा आएगा तो वो भी ठीक रहेगा। हनी और स्वीट फ्रूट और ये सब आप वैसे तो अवॉइडेड है एज पर द मॉडर्न गाइडलाइन, पर जहाँ है भाई जातकर्म हमारे यहाँ भी बताया गया, तो हम जातकर्म से इसको दे सकते हैं। कंसंट्रेटेड शुगर हनी में होता है, बना आप दे सकते हो। ठीक है, इसमें हनी इन्होंने लिखा हुआ जातकर्म की तरह से। फिर अब यह हाइपोग्लाइसीमिया का पार्ट खत्म होता है। ठीक है,